वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग को अपना लेक्चर 2 स्टार्ट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का। इससे पहले हम लोगों ने जो भी पढ़ा वो था इमेजिनरी नंबर के बारे में। मतलब बेसिकली हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का अपना आधार तैयार कर रहे थे या फिर बेस रेडी कर रहे थे, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर को जानने के लिए हमने आपको बताया था कि आपको इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं आपको जानना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो मैंने लास्ट लेक्चर जो छोड़ा था उसमें एक क्वेश्चन कहा था आपसे करने के लिए। वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था। क्वेश्चन बेटा था कि मेरे पास ये समीशन था, मतलब सिग्मा का साइन था। ये जा रहा था n=1 से लेकर के n=13 तक, ठीक है। अंदर मेरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ था i⁴n प्लस i⁴n+1। ये था मेरा एक्सप्रेशन जहाँ पे n बिलोंग्स टू बेटा नेचुरल नंबर्स था, ठीक है ना। तो बेटा मैंने आपसे कहा था कि इसमें कुछ जीपी वाला कॉन्सेप्ट आपका यूज़ होने वाला है ना। तो देखो पहले तो आप यहाँ पे ऐसे लिखो, आप इसको यहाँ पे लिखो i⁴n प्लस i⁴n मल्टीप्लाइड बाय n i, ठीक है ना। क्या करें, मैंने खाली इसको थोड़ा सा अलग अलग बावर्स में बांट दिया, ठीक है ना। तो ये रहा सिग्मा आई लगा लेते हैं बाहर ऐसे करके, ठीक है। n=1 से लेकर के 13 तक। अगला स्टेप, इसमें i⁴n को मैंने कॉमन निकाल लिया, ठीक है। कितना बचेगा अंदर बचेगा 1 प्लस i, ठीक है। और ये सिग्मा लगा हुआ है, ठीक है। इसको आप नीचे ऐसे कॉपी कर लेना, सिग्मा लगा हुआ है। तो अब देखो, अब आपको ये 1 प्लस आई को तो मिल गया मेरे को, वैल्यू पहले से एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है और इसमें कोई पावर आवर भी नहीं लगी है, तो डायरेक्टली आप इसको ऐसे पुट कर सकते हो, ठीक है। तो 1 प्लस आई को तो मैंने बाहर लिख लिया, ठीक है। और सिग्मा लगाया मैंने यहाँ पे n=1 से, सिग्मा लगाया मैंने n=1 से 13 तक, किसके ऊपर, i⁴n के ऊपर, ठीक है ना। तो सिग्मा का मतलब क्या होता है बेटा, सिग्मा का मतलब होता है समीशन, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये असल में ऐसे लिखा हुआ है कुछ 1 प्लस आई, तो ऐसे बाहर लिखा हुआ है ब्रैकेट, ठीक है। और यहाँ पे 1 आई, अब n की वैल्यू 1 से लेकर के 13 तक जा रही है, ठीक है। मतलब कि i प्लस i² प्लस i³ ठीक है, प्लस i⁴ प्लस प्लस ऐसे चलते चलते कहाँ तक जाएगा, ये जा रहा है i⁴13 तक, है ना। तो ये कुछ दिख रहा है। अब ये क्या क्या मैंने बस सिग्मा को ओपन करा, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे जीपी का कुछ फॉर्म होने वाला है ना। तो देखो अब जीपी में क्या होता था, कॉमन रेशियो होता था। एक चीज़ जीपी में एक चीज़ होती है कॉमन रेशियो, ठीक है ना। कॉमन जैसे कि एपी में पढ़ते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस, इसमें होता है कॉमन रेशियो, ठीक है। उसमें कॉमन डिफरेंस निकालते हैं हम लोग सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके, इसमें निकालते हैं कॉमन रेशियो हम लोग सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करके, ठीक है। तो i² अपॉन i करके, मतलब कि इसका कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, i। अच्छा, अगर आपको कंफर्म नहीं हो रहा है कि ये जीपी है भी कि नहीं, तो आप i⁴ अपॉन i⁴3 कितना आ रहा है, तब भी i आ रहा है। तो सबका रेशियो सेम ही है ठीक है ना। इसका मतलब ये जीपी तो है और जिसका कॉमन रेशियो i है, ठीक है। अब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको बताया था कि a.r⁴n-1 अपॉन r-1। यहाँ पे बेटा r आपका कॉमन रेशियो होता है और a हमारा फर्स्ट डिफरेंस होता है ना, सॉरी फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है। r मेरा होता है कॉमन रेशियो एंड a होता है मेरा फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म बेटा यहाँ पे i था, ठीक है। i प्लस i² प्लस i³ जा रहा था ना। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी हो गई, मतलब कि a मेरा है i एंड r मेरा यहाँ पे i, ठीक है ना। दोनों चीज़ें i है मेरी तो मेरा फॉर्मूला ये है, हमको इस फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला में सिर्फ पुट नहीं, बाहर एक ब्रैकेट चल रहा था 1 प्लस आई वाला, तो इसको भी नोट करके चलेंगे, ठीक है ना। इसको नोट कर लिया, मल्टीप्लाइड बाय i, मतलब a ब्रैकेट r⁴n मतलब i⁴13 -1 अपॉन r-1 मतलब कि i-1, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब सिंपल इस i का मल्टीप्लाई मैं इस पूरे ब्रैकेट में कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा i² प्लस 1 प्लस i, ठीक है ना। ये हो गया। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे i⁴13 कितना होगा, अगर ऐसे पूछूँ i⁴13 की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, सिंपल है, 13 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 3 12, कितना बचा 1, मतलब कि i⁴13 = i⁴1, ठीक है ना। मतलब कि i⁴1 एज इट इज़ लिख दिया अपॉन, और यहाँ पे भी अपॉन, ये ऐसे करके आपको ये दिख रहा होगा, ये ब्रैकेट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। आंसर कितना बचेगा लास्ट में, i²
अच्छा, आप आई स्क्वायर की वैल्यू भी पुट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है बेटा -1, है ना। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 प्लस आई, या फिर आई -1, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा था। इसी से रिलेटेड मैं आपको ये वाला क्वेश्चन क्यों बताऊँ, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है, वो आया था, वो एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन जो मैं बताया जा रहा हूँ आपको, इसको भी आप खुद प्रैक्टिस करना, मैंने आपको मेथड तो बता ही दिया है, ठीक है। इसका क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई की पावर 4 प्लस आई की पावर 6 एंड सो ऑन, ये गया आई की पावर 2n तक, ठीक है ना। इसको हमको इवेल्युएट करना है, ठीक है। ये भी वही वाला पुराना फॉर्म है, इसका जीपी वाला ही फॉर्म इसमें भी जा रहा है, इसमें भी आपका जीपी बन रहा है, ठीक है। इसको आप लोग वो करना है, मतलब ट्राई करना था मन से। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पिछले बार आ चुका है। हालांकि देखो, अच्छा आपको पता है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्टली जैसे जेईई हो गया, उसमें आप कभी क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन रिपीट नहीं होता मैं मानता हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट तो रिपीट हो सकते हैं ना। उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट जो है उससे रिलेटेड तो कुछ पूछा जा सकता है ना, इसीलिए आपको ये वाला बता रहा हूँ। पहले वाला मैंने आपको करा दिया, ठीक है। वो थोड़ा सा इस सिंपल के दोनों बराबरी हैं, एक मैंने प्रैक्टिस करा दिया, इसको अपने मन से खुद प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। तो बेटा ये तो हो गया इमेजिनरी नंबर का पूरा कॉन्सेप्ट, मैंने पढ़ा दिया आपको। अब हम लोग बढ़ेंगे आज कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत पर। तो बच्चों, इससे पहले हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि आपसे मैंने पूछा था कि -9 का अंडर रूट क्या होता है, तो आपने सॉल्व करके बताया था कि सर ये 3i होता है। तो व्हाट टाइप ऑफ नंबर इज दिस, बेटा दिस वाज एन इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। ये एक इमेजिनरी नंबर था, ठीक है। लेकिन क्या ये एक यूनिट इमेजिनरी नंबर था, मैं बोलूँगा नहीं। क्यों, क्योंकि बेटा इट्स 3 टाइम्स ऑफ i, इट्स नॉट 1 टाइम्स ऑफ i, ओके, 3 टाइम्स ऑफ i। तो ये इट वॉज नॉट एन यूनिट इमेजिनरी नंबर, बट येस इट वॉज एन इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। सो अब देखो, अगर आप इसको थोड़ा सा एनालिसिस करो इस पर, तो आप ये बोल सकते हो कि 3 एक, आप और इसको थोड़ा सा ब्रेक करो, 3 एक रियल नंबर होता है। आपको पता है 3 एक रियल नंबर होता है, एंड i इज़ एन आयोटा या फिर यूनिट इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ से आप एक चीज़ बोल सकते हो, दैट एनी रियल नंबर मल्टीप्लाइड बाय i और आयोटा इज ऑलवेज गिव्स इमेजिनरी नंबर, आई सेड ऑलवेज। क्या ये चीज़ सही है, मैंने बोल दिया, एक चीज़ बोल दी मैंने अभी, ऑलवेज गिव्स एन इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे तो ये सही है कि क्योंकि मैंने बोला है कि एनी रियल नंबर इंटू आई करोगे तो आपका इमेजिनरी नंबर ही मिलने वाला है। लेकिन अगर मैं बोलता कि आई स्क्वायर या फिर आई क्यूब करोगे तो आवेशन, जैसे हमारे यहाँ पे लिख दिया था आई की पावर 4, तो आई की पावर 4 1 होता है, मतलब कि एक रियल नंबर होता है। तो इट विल गिव यू अ रियल नंबर एज वेल एज आउटपुट ऑल्सो, ठीक है ना। तो वहाँ पे हमेशा, मतलब आप ये स्टेटमेंट मत बोलिएगा कि आप जब आई का मल्टीप्लाई करते हो या फिर आई के मल्टीपल्स का मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा इमेजिनरी मिलने वाला है, ठीक है ना। तो ये बोल चाल में थोड़ा सा आपको बारीक ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पे कैसे कैसे चीज़ बदल सकती है, ठीक है। जैसे कि अगर आपसे कोई, आप ये बोल रहे हो कि एनी रियल नंबर मल्टीप्लाइड बाय ओनली आई, आपको हाईलाइट कर दो वहाँ पे एक चीज़ को कि ओनली आई, सिर्फ आई से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा वो हाँ इमेजिनरी देगा हमेशा, ठीक है ना। तो आपको हाईलाइट करना पड़ेगा चीज़ों को वहाँ पे, अगर आप कोई बोल के किसी को चीज़ समझा रहे हो, ठीक है। तो देखो अब ये तो हो गया 3i का बोलो। नाउ इफ आई आस्क यू दैट विच टाइप ऑफ नंबर इज 7 + 3i, इज दिस अ इमेजिनरी नंबर। अगर मैं आपसे बोलूँगा कि ये इमेजिनरी नंबर है तो शायद वो थोड़ा सा गलत होगा। कैसे, क्योंकि बेटा आपको साफ साफ पता है कि ये जो है वो एक रियल नंबर है और ये जो एक पूरी क्वांटिटी आई है वो एक इमेजिनरी नंबर है ना। तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन होता है, दिस टाइप कॉम्बिनेशन इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। इनको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। कॉम्बो ऑफ रियल एंड इमेजिनरी इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है ना। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं दिस टाइप ऑफ combination is known as complex number, number, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर असल में होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल प्लस इमेजिनरी गिव्स यू कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स इज नथिंग बट एडिशन या फिर एडिशन कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो हम लोग बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स नंबर को जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं a + i b से या फिर x + i y से, ठीक है ना। वो
नॉर्मल यही दो यूज़ होते हैं सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए। जहाँ पर जो मेरा ए होता है बेटा, जो मेरा ए है वो हमारा रियल पार्ट होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग रियल पार्ट, ठीक। एंड बी आई जो होता है इसको लोग बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना, इमेजिनरी पार्ट। अच्छा आप चाहो तो इसको भी स्प्लिट कर सकते हो कि बी एक यहाँ पे रियल होता है और आई जो होता है वो एक यूनिट इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग दो में स्प्लिट करते हैं इसको, एक रियल पार्ट और ये पूरा का पूरा एक इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि ये बी इंटू आई है इसलिए, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर आपका दिखता है, ठीक है। अब देखो हम लोग जो नॉर्मल अलजेब्रा होता है, जो हम लोग मैथ्स में रियल नंबर्स के थ्रू पढ़ते रियल नंबर से देखते हैं, जैसे कि एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, वो इसमें भी होते हैं, उसमें भी कुछ कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अब हम लोग कुछ धीरे धीरे करके उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में या फिर उन अलजेब्रा के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो बेटा पहले मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ हल्का सा लिख देता हूँ, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर हेडिंग डाल के लिखना आप, उसमें आगे अच्छे से थोड़ा सा, इफ़ A and B are two real numbers, if A and B are two real numbers, then a number of the form, A plus IB is known as कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। क्या बोल रहा है, इफ़ ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स देन द नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आई बी इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। इसको डिनोट किससे करते हैं बेटा, डिनोटेड बाय जेड, ठीक है। इसको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, एंड जेड इज इक्वल्स टू बेटा ए प्लस आई बी होता है, जहाँ पे ए जो हमारा होता है वो होता है रियल पार्ट, एंड जो बी जो होता है वो होता है हमारा, यहाँ पे बी आई जो होता है वो होता है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना। इमेजिनरी और रियल को भी रिप्रेजेंट करने का एक चीज़, वो एक कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि अगर आपको रियल पार्ट दिखाया तो आप दिखाओगे आर ई ऑफ जेड, मतलब कि रियल पार्ट ऑफ जेड, एंड इमेजिनरी दिखाया तो दिखाओगे आई एम ऑफ जेड, ऐसे करके दिखाओगे, ठीक है ना। इसमें दो, अच्छा एक और चीज़ आती है जो काफ़ी सिंपल है लेकिन आपको जाननी ज़रूरी है, कि इफ़ हमको दिया गया है कि आर ई ऑफ जेड इज इक्वल टू 0, देन दिस मीन्स इट इज अ प्योर PURE प्योर इमेजिनरी नंबर। अगर आपका इट्स ऑब्वियस बेटा, अगर रियल पार्ट 0 है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वो प्योर इमेजिनरी नंबर है। इसकी का उल्टा ठीक हो जाएगा कि इफ़ आई एम ऑफ जेड या फिर इमेजिनरी नंबर ऑफ जेड इज 0 देन इट इज़ प्योर रियल नंबर, ठीक है, प्योर रियल नंबर। आप किसी भी नंबर को इमेजिनरी या फिर किसी भी नंबर को आप कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे कि 5 है तो उसको लिख सकते हो 5 + 0i, है ना, ऐसे करके लिख सकते हो। इट्स वेरी सिंपल, बस बता दी, तो आपको मतलब बताने की ज़रूरत नहीं थी, पता थी आपको, लेकिन फिर भी ठीक है। तो ये होता है कुछ कॉम्प्लेक्स का, मैंने अच्छे से बता दिया आपको लिखने के लिए। अब अगला टॉपिक है बेटा मेरा अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा GEBRA, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। इसमें क्या देखने वाले हैं हम लोग, इसमें बेटा वही जो हम लोग पुराना अपने रियल वर्ड में करते हैं वही इमेजिनरी के साथ करना है। कुछ ज़्यादा फेरबदल नहीं होता है इसमें, कुछ ज़्यादा चेंजमेंट नहीं आते हैं, नॉर्मल होता है। जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होता है, ठीक है। कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती है हम लोग को मल्टीप्लिकेशन में, मोस्टली मल्टीप्लिकेशन में कुछ नया सीखने को मिलता है, और जो डिवीज़न होता है बेटा वो मल्टीप्लिकेशन से मिलता जुलता होता है, ठीक है। तो उसके बारे में इतना अभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो पहला देखते हैं, सबसे पहला जो आता है बेटा वो होता है इक्वालिटी, LITY, ठीक है ना बेटा। देखो अगर आप बोल रहे हो, अगर आप कह रहे हो ऐसा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और वो दोनों इक्वल हैं, Z1 और Z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं मेरे और वो दोनों इक्वल है, तो बेटा ये तभी होगा, ये सिर्फ तभी होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़, ये तभी होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर रियल पार्ट Z1 का Z2 के रियल पार्ट के इक्वल है, एंड सेम फॉर इमेजिनरी 2, ओके। इमेजिनरी का Z2 का इमेजिनरी Z3 के इमेजिनरी के बराबर है, ठीक है ना। ऐसे ये काफ़ी बेसिक था लेकिन ये आपको जानना ज़रूरी था, ठीक है ना। अगर आप मैं नहीं बताता तो आप कैसे करते हो इसको, ठीक है ना। तो अब देखो अगर मैं एग्जांपल दूँ, आपके पास 2 - IY एक नंबर है एंड x + 3i एक नंबर है, और मेरे को कहा गया है कि ये दोनों इक्वल हैं, कब होंगे, और ये दोनों इक्वल कब होंगे, अगर इन दोनों नंबर्स को इक्वल होना है, मतलब कि
अगर मैं ऐसे लिखूँ उनको, ये दोनों नंबर्स अगर इक्वल है मेरे x प्लस 3i, इसका मतलब ये हुआ कि x का जो वैल्यू है वो 2 होना चाहिए, ठीक है ना, एंड माइनस y का जो वैल्यू है वो होना चाहिए 3, या फिर बोलूँ मैं y इक्वल्स टू -3 होना चाहिए, ठीक है ना। तो कुछ ऐसी चीज़ होती है इक्वलिटी, कुछ नया नहीं है, बस हल्का सा बताना था आपको, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप एक क्वेश्चन, मैंने आपको क्वेश्चन जैसे कि मान लीजिए इफ़ a प्लस बी माइनस आई इंटू 3a प्लस 2b, ठीक है, इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2i, ठीक है, अगर ये चीज़ दिया गया है, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। क्वेश्चन है मेरा मेरा कि इफ़, तो बेटा ऐसे ही मैं अगर आपको क्वेश्चन दूँ, जैसे कि दूँ अगर इफ़ a प्लस बी माइनस आई 3a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2i, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b की वैल्यू मेरे को बतानी है आपको। तो सिंपल है, इक्वलिटी कब होल्ड करेगा वो, जब रियल के इक्वल होगा और इमेजनरी के इक्वल होगा। मतलब कि मेरे पास दो इक्वेशंस मिलेंगी यहाँ पे, a प्लस बी इक्वल्स टू 5 आना चाहिए और माइनस 3a प्लस 2b, ये जो माइनस 3a प्लस 2b है इक्वल्स टू होना चाहिए यहाँ पे 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे दो इक्वेशंस मिलेंगी हमको, 3b माइनस 2b इज इक्वल्स टू 15 प्लस 2, ठीक है ना। अभी क्या करा मैंने, 15 यहाँ पे बस मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, याली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे को ये मिल जाएगा। यहाँ से मेरे पास b की वैल्यू आ जाने वाली है 17 एंड a की वैल्यू आ जाने वाली है -12। इट वॉज बेटा वेरी क्वाइट सिंपल, ठीक है, इक्वलिटी का ये चीज़ था। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पे। अगला क्या होता है बेटा, अगला है मेरे पास एडिशन, ठीक है ना, एडिशन। तो देखो अब मैं एक इनके सारे इसके बारे में पूरा लिख देता हूँ, फिर आपको आगे बताता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा अगर मैं आपको लिखते बताने लगा, ठीक है। तो बेटा एडिशन भी काफ़ी सिंपल होता है। अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं Z1 और Z2, ठीक है, तो उनको ऐड करने का तरीका क्या होगा, हम लोग रियल को रियल से ऐड करेंगे और इमेजनरी को इमेजनरी से ऐड करेंगे। जैसा कि आपको लिखा दिख रहा होगा हल्का सा यहाँ पे, ये देखो फीलिंग आ रहा है। अगर Z1 A1 ये ऐसा दिया गया है तो रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 लिखेंगे एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 एंड Z2 लिखेंगे, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इसको सॉल्व करके दिखाओ, ये मेरे पास क्वेश्चन है कि 2 प्लस 3i प्लस 3 माइनस 2i, ठीक है ना, ये मेरे पास क्वेश्चन है। तो इसको ऐड कैसे करोगे आप, 2 प्लस 3 करोगे, ठीक है, एंड प्लस 3 माइनस 2 ब्रैकेट में i, ठीक है, मतलब कि 5 प्लस i, कुछ ऐसे करा जाता है सिंपल सा, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, एडिशन में कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो कुछ तो ज़्यादातर तो बस सिमिलर है रियल से रिलेटेड वाली, ठीक है ना। जैसे कि पहली अगर मैं आपको बताऊँ, प्रॉपर्टीज़ की बात करने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना। अगर आपको पहली बताऊँ, जैसे कि ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, मतलब कि आप Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू Z2 प्लस Z1 कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं होगी आपकी, ठीक है। अगर मैं दूसरी बोलूँ, ये एसोसिएटिव भी फॉलो करता है, ठीक है, ये एसोसिएटिव भी फॉलो करता है, ठीक है। प्लस Z3 अगर करो तो आप इसको बांट सकते हो, मतलब कि Z1 बाहर लिख दो प्लस Z2 प्लस Z3 ऐसा करके कर दो, तब भी ये इक्वल ही होगा, ठीक है। तीसरे पे आते हैं बेटा, ये इसके पास एडिटिव आइडेंटिटी होती है, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी होती है कि आप अगर आपको कहीं 0 लिखा हुआ है तो आप अपने यूज़ के अकॉर्डिंगली आप इसको लिख सकते हो, 0 इक्वल्स टू 0 प्लस 0y, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर में, ठीक। अगर मैं 4th पॉइंट पे आऊँ, ठीक है, अगर आपके पास कोई भी वो दिया गया है, जैसे कि अगर मेरे पास आपको दिया गया z इक्वल्स टू a प्लस आई बी, ठीक है ना, तो उसका एक इन्वर्स भी ज़रूर पाया जाएगा। अगर आपने नेचर में दे दिया कि मेरे पास z इक्वल्स टू a प्लस आई बी है, तो देयर ऑल्सो एग्जिस्ट इट्स इन्वर्स टू, ठीक है ना, इसका इन्वर्स भी उसमें एग्जिस्ट ज़रूर करेगा, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं माइनस z से। और कैसे आएगा ये, माइनस a प्लस आई इंटू माइनस बी, कुछ इसका इन्वर्स ऐसा दिखेगा, ठीक है। और ये इन्वर्स कुछ ऐसा होगा कि अगर मैं z प्लस माइनस z करूँगा तो इक्वल्स में ये आंसर 0 देगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा अच्छा था, इसके पास इन्वर्स एडिटिव ADDITIVE एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी भी होती है इसके पास, ठीक है ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा आपका एडिशन का केस। अब अगला देखते हैं, अगला क्या होता है, अगला होता है बेटा मेरा सब्सट्रैक्शन, ठीक है। अगला होता है सब्सट्रैक्शन, TRACTION, ठीक है ना, सब्सट्रैक्शन। इसमें भी सिंपल है, कुछ नया नहीं, जल्दी जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, ठीक है ना। तो Z1 माइनस Z2 आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे इसको, आप ऐसे लिख सकते हो Z1 प्लस माइनस ऑफ Z2, ठीक है ना।
मतलब कि समझ रहे हो, मतलब कि आप ऐसे लिख सकते हो इसको कि a1 प्लस आई b1, ठीक है, ऐसे लिख दिया पहले वाले को, और आपने प्लस लगाया, ब्रैकेट लिख दिया दूसरे वाले, आप दूसरे वाले को करने वाले हो, माइनस a2 प्लस माइनस b2 ऑफ i, ठीक है। देखो अभी देखो ये तो हो गया कि आपने क्या करा, इसको आपने z2 को इन्वर्स में चेंज कर दिया, ठीक है ना। तो आप ऐसे करके लिख सकते हो, या फिर आप सिंपल सा है जैसे आपने एडिशन में करा वैसे आप सब्ट्रैक्शन में भी कर सकते हो, z1 माइनस z2, z1 माइनस z2 इज इक्वल टू बेटा क्या होगा, a1 माइनस ऑफ a2 प्लस आई b1 माइनस ऑफ b2। मैंने आपको दो तरीके बताए, एक सिंपल वाला, एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला, लेकिन ठीक है जो ये वाला जो स्टेप है, ये वाला जो स्टेप है वो आया इसी से, ठीक है, इसीलिए मैंने पहले वाला बताया आपको। तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन, आप ऐसे करते हो। देखो काफ़ी सिंपल चीज़ें चल रही है, बहुत ज़्यादा सिंपल चल रही है अभी, सच में कुछ ज़्यादा कठिन नहीं आया इसमें, अभी आप इतना करो और अभी आगे जब पढ़ोगे धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इस पे आते हैं अब। हाँ, अब जैसे मैं आपको कोई एग्जांपल दूँ, आपसे बोलूँ मैं z1 इक्वल्स है मेरे पास -2 प्लस 3i, ठीक है, एंड z2 है मेरे पास 4 प्लस 5i। तो आप इसका ऑब्वियस सी बात है, आप इसका सब्ट्रैक्शन करके निकाल सकते हो, z1 माइनस z2 इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। कितना आएगा, -2 प्लस 3i दिया गया इधर, और इधर दिया गया -4 माइनस 5i, ठीक है ना। ये कैसे मैं कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ ऊपर वाले मेथड से, माइनस लेकर करके, ठीक है ना, क्योंकि आप सिंपल ये वाला तो आप कर ही लोगे, मैं इसको लेकर करके कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप इसको लेकर के करोगे तो कैसे आएगा, ऐसे करके लिखाइए, देखो मैं प्लस लगा के मैंने अंदर अंदर माइनस ले लिया, ठीक है। तो अब ये कैसे हो जाएगा, ये बेटा ये हो जाएगा सिंपल सा हो जाएगा -2 ऑफ -4 प्लस i 3 माइनस 5, ठीक है, -6 माइनस 2i। अगर आपको सिंपल थोड़ा सा ये कन्फ्यूज़न लग रहा है तो खाली आप सब कुछ भूल जाओ, आप इसको इतना याद रखो कि सब्ट्रैक्शन ऐसे करा जाता है, ठीक है, बस ठीक। ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला। अब देखते हैं बेटा मल्टीप्लिकेशन के बारे में, ठीक है, MULTI मल्टीप्लिकेशन। बेटा मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है उससे, क्योंकि थोड़ा सा अलग है वो, थोड़ा सा, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन से हल्का सा अलग है। बेटा मल्टीप्लिकेशन कुछ मतलब देखो, इसमें पहली चीज़ तो ये इसका अपना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, मतलब कि अगर मेरे पास दिया गया है a इंटू बी प्लस सी दिया गया है, तो उसको आप आराम से लिख सकते हो a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो आप हमेशा करते हुए आए हो अभी तक, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, डायरेक्टली एग्जांपल से समझाता हूँ, 7 प्लस 2i मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 4i, है ना, 3 प्लस, ये दो ब्रैकेट्स इनका मल्टीप्लिकेशन को चाहिए, तो क्या करो डिस्ट्रीब्यूट करोगे, सिंपल सी बात है, 7 इंटू 3 प्लस 4i, ठीक है, प्लस 2i इंटू 3 प्लस 4i, है ना। इसको आप सॉल्व करो, तो बस अब इसको ओपन कर दो, आप सिंप्लीफाई तो करना है खाली, तो 7 से 21 प्लस 28i प्लस बेटा 6i एंड ये बन गया 8i स्क्वायर। अब ध्यान से देखो i स्क्वायर होता है -1, ठीक है, तो -1 इंटू 8 मतलब कि बन गया ये पूरा हट के बन गया -8 बन गया यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है, ये ऐसे बन गया कुछ। तो अब यहाँ पे आप देखो 21 और -8 है और 28i प्लस 6i है, ठीक है, विच मीन्स 28 माइनस 8 दैट इज 13 एंड 28 प्लस 6 दैट इज 21 माइनस 8 इक्वल्स टू 13 एंड 28 प्लस 6 इज 34i। दिस इज योर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो अभी तो देखो, अभी इस पे इस चीज़ पे दोबारा भी आएंगे, ठीक है। अभी पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ देखो मैं आप जल्दी बता देता हूँ। आपकी पहली चीज़ ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है। तीसरी चीज़ इसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी होता है, मतलब कि अगर आपको कहीं 1 दिया गया है तो आप 1 प्लस i 0 करके लिख सकते हो, बिल्कुल सेम उस पुराने वालों की तरह, ठीक है। और अब आते हैं फोर्थ पर। फोर्थ क्या बोलती है हमारी प्रॉपर्टी, फोर्थ बोलती है बेटा कि इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है नेचर में a प्लस आई बी के फॉर्म पे, तो कहीं ना कहीं इस नेचर में अगर आपने z दे दिया है तो इसका इन्वर्स भी आपने ऑटोमेटिकली दे दिया है, ठीक है ना। इसका अगर z1 इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई इसका हो सकता है इन्वर्स, ठीक है ना। अगर कहीं पे z दिया गया है तो उसका इन्वर्स भी ज़रूर होगा z1 इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई की फॉर्म में, ठीक है ना। और इस तरीके के होगा कि z इंटू z1 जब मैं करूँगा तो इक्वल्स में 1 आएगा, ठीक है। हम लोग इसके इन्वर्स हम लोग इन्वर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इन्वर्स ऑफ z को हम लोग डिनोट करते हैं 1/z से और z की पावर -1 से, ठीक है। तो ऐसे करके इसके इन्वर्स को हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ पे अब आई बात कि अगर आपको पूछ जाए सर इसका हमको निकाल के बताइए,
ऐसे आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया और आपसे कहा जाए सर इसका इन्वर्स निकालो, तो आप कैसा निकालोगे? तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप याद रखो कि फॉर फाइंडिंग इन्वर्स ऑफ z, ठीक है ना, z मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इन्वर्स के x और y हैं और हमारे कॉम्प्लेक्स से a और b हैं, ठीक है ना, वो यूनिट्स या फिर वैल्यूज़, ठीक है। तो फिर आप x को मतलब रियल पार्ट को निकालोगे कैसे, a अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू, आप y वाला कैसे निकालोगे, माइनस b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आपको ऐसे आप ऐसे करके इन्वर्स उसके निकाल सकते हो, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दूँ आपसे मैं कि आप इन्वर्स निकालो किसका, z इक्वल्स टू 3 माइनस 2y का, आप अगर मेरे को इन्वर्स निकाल के बता दो कैसे निकालोगे आप? तो z इन्वर्स इज इक्वल्स टू बेटा a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि a स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस i टाइम्स ऑफ हाँ यहाँ पे i मैंने ऊपर i नहीं लिखा था शायद यहाँ पे, तो ये तो x और y की वैल्यू आ गई ना। इन्वर्स तो आपको पता है x प्लस आई वाई की फॉर्म में होता है, x प्लस आई वाई की फॉर्म में होता है, और x और y की वैल्यू कैसे निकालोगे, ऐसे करके, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ यहाँ पे x प्लस आई वाई की फॉर्म में ही लिख रहा हूँ, ठीक है। i यहाँ पे लिख दिया डॉट माइनस, ठीक है ना, ये माइनस क्या -2 लगाया यहाँ पे माइनस b, ठीक है ना, अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि 3 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ऐसे करके, ठीक है। तो ये बन जाएगा बेटा यहाँ पे 3/13 एंड ये बन जाएगा प्लस 2/13 i, ठीक है। ये हो गया इसका इन्वर्स, ठीक है। तो ये तो हो गया इन्वर्स की बात। अब थोड़ा सा देखो, याद करो हम लोगों ने क्या करा, ऊपर जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, हम लोग जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो जो हमारा आंसर आया वो भी एक कॉम्प्लेक्स आया, मतलब कि इनपुट पर जब हम लोग ने z रखा, मतलब कॉम्प्लेक्स रखा और इनका मल्टीप्लिकेशन किया कॉम्प्लेक्स नंबर सही, तो मेरा आउटपुट जो है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया, ठीक है ना। तो क्या ये हमेशा पॉसिबल होगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज कॉम्प्लेक्स नंबर? क्या ये हमेशा सही होगा? तो मैं बोलूँगा नहीं, ठीक है। एक कंडीशन ऐसी आती है जहाँ पे वो हमेशा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आउटपुट में नहीं देगा, वो होता है कॉन्जुगेट। एक चीज़ होती है कॉन्जुगेट, ठीक है ना। नया टर्म आपको आज इंट्रोड्यूस कराया मैंने आपसे, वो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट होता क्या बेटा? कॉन्जुगेट कुछ नहीं होता, मतलब बस उसका नेगेटिव से, अगर जैसे मान लो आपको दिया गया है अच्छा सब पहले दिया था जैसे 3 - 2y लिया था, ठीक है ना। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई 3 + 2y से करा दूँ, आप फॉर्म समझ पा रहे होगे कॉन्जुगेट होता क्या है, ठीक है ना। कॉन्जुगेट, तो यहाँ से आपको क्या समझ में आता है कॉन्जुगेट क्या होता है? आई को रिप्लेस कर दिया -i से, तो जो टर्म बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग कॉन्जुगेट, ठीक है ना। तो अगर मैं किसी नंबर का उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो मेरा इनपुट हमेशा रियल आने वाला है। कैसे? देखो ये a + b है -b की फॉर्म है ना, a स्क्वायर - b स्क्वायर बन जाएगा, मतलब कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब 3 3 9 माइनस 2 2 4, i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस हो गया प्लस, मतलब कि हो गया 13। देख रहे हो आप, रियल आ रहा है ना। तो इफ़ वी मल्टीप्लाई द कॉन्जुगेट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर टू itself then the output is always a real number, ठीक है ना। तो हमेशा वैसे तो आपका कॉम्प्लेक्स आने वाला है, लेकिन अगर मैं उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ बेटा, तो उसका आउटपुट हमेशा रियल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक नया टर्म देखा कॉन्जुगेट, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे आगे थोड़ी सी और अच्छे से, ठीक है ना। तो ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन की बात। अब बढ़ते हैं हम लोग डिवीज़न पर। तो इसमें नया नहीं आने वाला है, जैसे कि एक्चुअली मैं एग्जाम्पल दूँ अगर एक कि 6 + 9i को डिवाइड करना है हमको 3 - 4i से, ठीक है बेटा। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए 6 + 9i अपॉन 3 - 9 4i, ठीक है। सिंपल, आप लोग इसको रेशलाइज कर दीजिए। जब इसको आप रेशलाइज करोगे तो उसका आएगा 3 + 4i अपॉन 3 - 4i, ठीक है। अब तो सिंपल हो गया। ऊपर आप जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हो अभी तक वैसे मल्टीप्लिकेशन करोगे और नीचे बन जाएगा 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो ऊपर कैसे करा था 6 इंटू, कैसे हम करते थे 6 × 3 + 4i है ना, प्लस 9i मल्टीप्लाइड बाय 3 + 4i, ठीक। ऐसे करके मल्टीप्लिकेशन करते थे हम लोग। और नीचे बेटा नीचे क्या मिलने वाला है यहाँ जी, प्लस होगा यहाँ पे a + b - b, मतलब कि a स्क्वायर - b स्क्वायर, मतलब कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना। 4 4 16 और i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, वो माइनस उठ के बाहर आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे बन जाएगा प्लस, ठीक है। यहाँ पे बन जाएगा प्लस और यहाँ पे हो जाएगा 16, ठीक। अब 16 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हो जाएगा 9, ठीक। 9 + 16 दैट इज 25।
अपॉन में तो 25 आ गया ऊपर। अब 6 3 18 प्लस 6 4 24 का आई प्लस 9 3 27 आई प्लस 9 4 36 आई स्क्वायर। बेटा आई स्क्वायर मतलब कि -1, ठीक है। तो आप डायरेक्टली इसको हटा के यहाँ पर लिख देते हैं माइनस का 36 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, माइनस का 36, ठीक। अपॉन में आपका 25 चल रहा है, तो रियल को रियल से ऐड कर दीजिए और इमेजनरी को इमेजनरी से ऐड कर दीजिए। कितना जाएगा बेटा 18 माइनस 36, -18 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। -18/25 ये तो रियल में आ गया, ठीक है, रुक जाओ। -18/25 ये तो रियल पार्ट में आ गया, और 24 और प्लस 27 कितना होता है 51 अपॉन 25 आई, ये इमेजनरी में आ गया। तो डिवाइड हो गया मेरा, ये वाला सोल्यूशन आ गया, ठीक है। उसमें कुछ डिवाइड में कुछ नया नहीं देखा आपने, एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन ही करना है ना, बस उसको रेशनलाइज कर दिया जो हम लोग नॉर्मल करते हुए हैं। तो ये हो गया बेटा हमारा डिवीजन का फॉर्म, काफ़ी सिंपल था, इसमें कुछ नया नहीं था, ठीक है। अब देखो हम लोग कुछ फॉर्म्स होते हैं, फॉर्मुलाइज पढ़े हैं आपने, a+b का होल स्क्वायर, a² - b², तो ये सब बेटा आपके यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर में भी अलाउड होते हैं, ठीक है। तो पहले मैं वो लिख देता हूँ सारे, फिर आप देखना कौन कौन से होते हैं। जैसे सारे बेटा सारे मतलब लिखने का क्या है इसमें, सारे, जैसे कि a+b का होल स्क्वायर होता है तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं z1 + z2 का होल स्क्वायर, अब यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो वो सारे फॉर्मुलेज आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो मतलब कहने का मतलब, बताने का मतलब मेरा ये है कि आप जो जो रियल नंबर्स में करते थे उसमें से ज़्यादातर चीज़ें आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में कर सकते हो। जैसा कि आपको फॉर्मुलेज लिखे दिख रहे होंगे यहाँ पे, a+b का होल स्क्वायर पहला वाला है, दूसरा a+b का होल क्यूब, तीसरा a² - b² एंड मैनी मोर जो भी होते हैं। एग्जाम्पल का मैंने ये लिख दिया, ठीक है। जैसे कि देखो a² + b² + 2ab, और माइनस के लिए a² + b² - 2ab, ये a+b का होल क्यूब का फॉर्मुला लिखा हुआ है, ठीक है। ये a² - b² का फॉर्मुला लिखा हुआ है। तो आप यहाँ इन चीज़ों को आप इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो बेटा ये तो हो गया कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ या फिर बेसिक ऑपरेशंस जो हम लोग देख चुके हैं अभी तक। अब एक वर्ड जो हम लोग बीच में सुने थे वो था बेटा कॉन्जुगेट, है ना। अब हम लोग थोड़ा इस वर्ड के ऊपर चर्चा करते हैं या कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर चर्चा करते हैं। इसमें दो चीज़ें अभी होती हैं जो हम लोग भी पढ़ने वाले हैं, एक कॉन्जुगेट और दूसरा होता है मॉडुलस, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन तो आप लोग सुन चुके हो। मॉडुलस फंक्शन कैसा होता है कि वो हमेशा दो आउटपुट देता है, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, है ना आपने। और जैसे कि अच्छा वो तो बाद में बताया, चलो मॉड की बात बाद में करते हैं, पहले कॉन्जुगेट स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग अपना मॉडुलस की बात करेंगे। यहाँ पे मॉडुलस का मतलब थोड़ा कुछ अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे मॉडुलस का मतलब थोड़ा सा अलग होता है। तो चलो देखते हैं पहले कॉन्जुगेट और फिर देखेंगे उसके बाद मॉडुलस। तो हेडिंग डालते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। हम लोग कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो थोड़ा सा पहले हम आपको बता चुके हैं कि अगर आपके पास कोई अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है a + iv की फॉर्म में, ठीक है ना, तो फिर इसका कॉन्जुगेट को हम लोग डिनोट करते हैं ऊपर बार के साथ, ठीक है। देन इसका कॉन्जुगेट किससे डिनोट करा जाता है, ऊपर बार लगा देते हैं बस। और हम लोग क्या करते हैं, इस प्लस आई को -i से रिप्लेस कर देते हैं। वी जस्ट लिख देता हूँ मैं नीचे, वी जस्ट रिप्लेस +i विद -i, ठीक है। तो कॉन्जुगेट आपको कैसे पता चलेगा, बस आप जो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो वहाँ पे अगर वो a + ib की फॉर्म में है तो आप उसमें बस +i की जगह पे -i को पुट कर दोगे और आपका जो मिलेगा जो भी आपका सॉल्व करके आएगा वो आपका कहलाएगा कॉन्जुगेट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करता हूँ उनकी, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ PROP इतना लिख देते हैं, पूरी स्पेलिंग में कन्फ्यूज़न होता है हमको ठीक है। तो हाँ, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या होती है, सिंपल। वैसे आप लोग इनको इमेजिन कर पाओगे, जैसे कि अगर किसी का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास, उसका कॉन्जुगेट लिया और फिर उसका भी कॉन्जुगेट ले लिया, तो वो किसके इक्वल होगा, वो z के इक्वल ही होने वाला है, ठीक है। जैसे कि आपके पास दिया गया a + ib दिया गया है, अब मैं इसका कॉन्जुगेट लिखूँगा तो कैसे आएगा, a - ib आएगा। और फिर से मैं इसका कॉन्जुगेट ले लूँ तो यहाँ पे -i है, तो i को यहाँ पे i है, इस i को मैं -i से रिप्लेस करूँगा, तो a - -i और फिर ये b, ठीक है। और ये माइनस मिलकर क्या बना देंगे, a + ib, जो कि फिर से वही का वही आ गया, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं 2 बार कॉन्जुगेट लेता हूँ तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर वापस आ जाता है, ठीक है। तो ये होगी पहली प्रॉपर्टी आपकी। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली वाली क्या है, अगली अगर मैं बोलूँ, अगर आप z में उसका कॉन्जुगेट ऐड करते हो तो वो हमेशा
2 टाइम्स ऑफ आर ई जेड आएगा। अगर आप उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट ऐड करते हो तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो 2 टाइम्स ऑफ उसके रियल पार्ट आने वाला है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ऐड करके मत लिखो, डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि 2 टाइम्स ऑफ उसका रियल पार्ट, ठीक है। तो अब तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट बेटा अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो, अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो उसे कॉन्जुगेट से उसको, तो आपका आंसर जो आएगा वो हमेशा इमेजिनरी आने वाला है, 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, ये 3 प्रॉपर्टीज़ देख ली हम लोगों ने, लिखते चलना इन तीनों को आप लिख लीजिएगा, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 इनको लिखना देना, ये यूज़ होती है क्वेश्चन में छोटी छोटी जगहों पे, ठीक है। फोर्थ वाला क्या है, अगर आप ये मान लीजिए अगर ऐसा कुछ हो रहा है, अगर आपका जो कॉन्जुगेट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल आ रहा है, अगर कॉन्जुगेट की वैल्यू और कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू सेम है, इसका एक ही मतलब हो सकता है, इसका एक ही मतलब हो सकता है कि जब का जो z है, जो नंबर है आपका है वो प्योरली रियल, ठीक है ना। अगर आपका कॉन्जुगेट और वो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे बराबर है दोनों के दोनों, तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि वो दोनों प्योर रियल है, ठीक है। इसी प्रकार से फिफ्थ पे आते हैं हम लोग। फिफ्थ अगर मेरा देखा, अगर मेरा एडिशन, 2 का एडिशन मेरा इक्वल टू 0 दे रहा है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर और ऐड करें उसमें उसका कॉन्जुगेट अगर वो 0 आ रहा है, तो इसका एक ही मतलब होता है कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली इमेजिनरी है, ठीक है, ये याद रखना। अब अगला देखते हैं, लास्ट वाला सिंपल सा, ये तो सिंपल है, आप लोग समझ पाओगे। Z1 इंटू Z2 जो मल्टीप्लिकेशन में दिया गया उनके पूरे का कॉम्प्लेक्स लिया, वो कॉन्जुगेट लिया है, तो इसको आप स्प्लिट भी कर सकते हो, Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड बाय Z2 का कॉन्जुगेट, ठीक है। और इसे जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए वैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए भी है, जैसे कि अगर आपका Z1 प्लस माइनस Z2 ये और एक साथ कॉन्जुगेट ले लिया तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हो, Z1 का कॉन्जुगेट प्लस माइनस Z2 का कॉन्जुगेट, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी इसकी। और एक और बता देते हैं, लास्ट वाली बची है आपकी, 8 पे आते हैं। 8th वाली क्या प्रॉपर्टी है कि अगर मैं उसका मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मैं कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई उस नंबर में करता हूँ, तो उसका आंसर हमेशा आएगा रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ हम लोग पहले कर भी चुके हैं, कॉन्जुगेट वाला जो भी हम लोग डिवीजन करा हम लोगों ने, आपने देखा था नीचे जो नीचे आ रहा था वो यही आ रहा था असल में, है ना। तो ये भी एक प्रॉपर्टी की तरह याद कर लीजिएगा इसको भी आप, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी आपकी कॉन्जुगेट को लेकर के, ठीक है। तो अभी कॉन्जुगेट की कुछ अब सिर्फ एक ही चीज़ बची कॉन्जुगेट में, वो होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग प्रैक्टिस एक एक करके, ठीक है। और जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब की तब, अभी हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो बेटा जैसा कि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, वीडियो बहुत लंबा जा रहा है मतलब जो हमारा रिक्वायर्ड टाइम जो हम लोग करते हैं रोज हमेशा, उससे ज़्यादा जा रहा है ये वीडियो, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, हमने पहले से आपके लिए लिख के रख दिया है अभी, तो पढ़ते हैं इसको जल्दी जल्दी क्या लिखा हुआ है। हम लोग बात कर रहे थे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है ना। तो बेटा अगर आपके पास कोई भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू a प्लस IB की फॉर्म में, देन उसका मॉडुलस जो होगा वो हमेशा डिनोट करा जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इफ़ z इज इक्वल्स टू a प्लस IB इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन मॉडुलस ऑफ z इज़ डिनोटेड बाय मॉड ऑफ z, इस तरीके से दिखता है कुछ, ठीक है। वो मतलब इस तरीके से, ठीक है। हाँ, तो हम लोग दिखाते हैं मॉड z की वैल्यू क्या होती है। मॉड z की वैल्यू होती है बेटा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जहाँ पे a हमारा रियल है और b हमारा इमेजिनरी वाला नंबर है, ठीक है ना। मतलब कि रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का ऑफ z का होल स्क्वायर। स्क्रीन उल्टी चलती है तो कन्फ्यूज़ हो जाता है, ये इमेजिनरी है ये रियल है, ठीक है। हाँ, तो प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। देखो बेटा अभी जल्दी हम लोग सिर्फ अभी मैं इसलिए देखो इसमें सिर्फ थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ होती है, इनका यूज़ होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर अभी आपका मेन कुछ कठिन नहीं आया है अभी, ठीक है। अभी जब आर्ग्यूमेंट्स पढ़ेंगे ना आप आगे जाके, तो थोड़ा सा कठिन तो वो भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा लेवल होता है, ओके। तो ये तो थोड़ा सिंपल है आपका जल्दी, इसलिए मैं जल्दी बता रहा हूँ, प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। मेन प्रॉब्लम जो होती है इसमें क्वेश्चंस में आती है खाली, ठीक है ना। जो भी होता चैप्टर बहुत ही कठिन नहीं, मतलब बहुत ही अच्छा होता है चैप्टर, ठीक है ना। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन ही बनते हैं ऐसे, लेकिन वही बात है क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, ठीक है। क्या क्या वेरिएशन होता है वो क्वेश्चन से पता चलेगा हमको, ठीक है। वो हमको थ्योरी से इतना फील नहीं आने वाला है। तो पहले आप जल्दी मैं थ्योरी खत्म कर रहा हूँ आपकी, उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, ठीक। आज के लेक्चर में तो मतलब अभी इससे रिलेटेड तो बस एक दो छोटे क्वेश्चन कराऊंगा बहुत ही टुच्चे से, ठीक है। कल का जब जो मेरा लेक्चर आने वाला है उसमें मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ एक दो अच्छे क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ओके। तो प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं जल्दी से पहले इस पर।
प्रॉपर्टीज़ क्या क्या बेटा, अगर बेटा आपका दिया गया पहला प्रॉपर्टी है कि अगर मेरा मॉड जेड जीरो है, अगर मेरा गिवन है हमको कि मॉड जेड की वैल्यू जीरो है, इसका एक ही मतलब हो सकता है कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ही जीरो है, विच मीन्स रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों इसका जीरो है, या फिर ऐसा करके बोल सकते हो 0 + 0y है वो, ठीक है, वो ये चीज़ है। दूसरा पॉइंट क्या है कि हाँ देखो बेटा, ये जो मॉडुलस ऑफ जेड है उसमें हम लोग मैग्नीट्यूड एक तरीके से मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पर से हम लोग मैग्नीट्यूड लिए हैं, है ना, ठीक, ए और बी नंबर्स ही तो हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ मॉड ऑफ जेड। कॉन्जुगेट लोगे तभी वही आने वाला है, क्योंकि आपको पता कॉन्जुगेट की वैल्यू ऐसे निकलती थी a² + b² करके, है ना, तो वो भी नंबर ही आने वाली है, रियल ही आने वाली है, ठीक है, और वो इक्वल ही आएगी। और इक्वल टू माइनस ऑफ जेड का भी मॉड, तीनों इक्वल होंगे, ठीक है, ये चीज़ इक्वल होगी। आप इसको प्रूव कर सकते हो, कोई भी आप रैंडमली कोई 3 + 2y करके आप एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लो और तीनों कंडीशंस लगा के देख लो, तीनों का आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 बोला हमारा जो रियल पार्ट जो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का वो हमेशा माइनस ऑफ मॉड जेड और प्लस ऑफ मॉड जेड के बीच में ही आने वाला है, ठीक। उसी प्रकार से इमेजिनरी वाला भी हमारा माइनस ऑफ मॉड जेड प्लस मॉड जेड के बीच में ही आने वाला है, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है? फोर्थ प्रॉपर्टी बोल रहा है कि अगर हम कॉम्प्लेक्स का मल्टीप्लिकेशन उससे कॉन्जुगेट से करते हैं तो जो मेरा आंसर आएगा बेटा वो आएगा मॉड जेड का होल स्क्वायर, ठीक है, मॉड जेड का होल स्क्वायर या फिर मॉड जेड का स्क्वायर। ये अच्छी प्रॉपर्टी इसका यूज़ होता है काफ़ी, ठीक है। फिफ्थ वाली तो सिंपल है, आप लोग इसको देख सकते हो, मल्टीप्लिकेशन तो खाली स्प्लिट कर दिया है, मॉड को आपने स्प्लिट कर दिया है, ठीक है। मतलब अगर मॉड ऑफ Z1 Z2 दिया गया है तो उसको मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी मॉड से रिलेटेड। अब मैं एक दो प्यारे छोटे छोटे से क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। जैसा कि मेरे पास पहला क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ आपसे, i = -39 कर पाओगे? आराम से कर लोगे। 1/i⁻39 करोगे, इसको 39 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से, कितना आएगा, 4 9 36 बचा 3, मतलब कि यहाँ पे आएगा i/, ठीक है ना। और अब देखो ऐसे तो अच्छा ही लग रहा है, हम इसको रेशलाइज कर देते हैं, i/i, तो ऊपर मिल जाएगा हमको i, नीचे मिल जाएगा i⁻4, ठीक है ना। और i⁻4 क्या होता है? i⁻4 होता है 1, मतलब कि आंसर आ गया आपका प्लस का i। अब हमको देखो करना क्या है, हमको इसको लिखना है a + ib की फॉर्म में। आप क्वेश्चन लिखना मैं भूल गया, क्वेश्चन था मेरा एक्सप्रेस ईच इन a + ib फॉर्म। तो ये तो a + ib की फॉर्म तो नहीं है ये, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस i को लिख सकते हैं क्या, 0 + 0i, ठीक है, 0 + 0i नहीं, 0 + 1i, 0 + 1i, ठीक है, अब सही लिखा हुआ है। तो ये हो गया इसका a + ib फॉर्म। सेकंड क्या है मेरे पास, सेकंड दिया है हमको i⁻9 + i⁻19, इसको भी क्या करना है आपको a + ib की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टार्टिंग में यही होता है, स्टार्टिंग में आपको कोई भी नंबर दिया गया उसको आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना आना चाहिए, ठीक है। वो सिंपल है, आपको समझ में आ रहा होगा कैसे लिखा जाता है। अगर मैं देखो अब इट्स वेरी सिंपल बेटा, i⁻9 किसके इक्वल होने वाला है, i⁻5 के इक्वल होने वाला है। कैसे, 9 को आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 1 = 4 बचेगा 5, ठीक है। तो i⁻9 = i⁻5, और आपको पता है i⁻5 = i⁻1, मतलब सिर्फ i, ठीक है, प्लस i⁻19, अब 19 को 4 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, 4 4 16 बचेगा 3, मतलब कि i⁻3। i⁻5 का वैल्यू होता है i और i⁻3 का वैल्यू होता है -i, ठीक है, = 0, विच मीन्स 0 + 0i, ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सिंपल है, बहुत सिंपल है। दिया गया है हमको 1 + i का होल स्क्वायर अपॉन 3 - i, इसको आपको a + ib की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो पहले तो देखो ऊपर तो ब्रैकेट खोल लिया मैंने, a² + b² + 2ab अपॉन में 3 - i, ऐसा का ऐसा लिख दिया मैंने, ओके। अगला स्टेप देखते हैं। अगला स्टेप क्या करने वाला हूँ मैं, ये थ्रू i + i², हाँ i² की वैल्यू कितनी होती है, i² की वैल्यू शायद होती है -1, i² की वैल्यू होती है -1, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया 1 - 1, मतलब कि 0 + 2i अपॉन 3 - i। तो यहाँ से हमको एक चीज़ मिलेगी क्या, एक हमको मिलने वाला है 2i अपॉन 3 - एक काम करो, यहाँ पे इसको रेशलाइज कर देते हैं, क्योंकि ये देखो यहाँ पे स्प्लिट करने से कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं, रियल पार्ट आपको 0 दिख जाएगा, अपॉन में अभी भी 3 - i है, तो फील नहीं आने वाला हमको कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। लेकिन एक काम कर सकते हैं हम लोग, इसको रेशलाइज कर देते हैं, तो यहाँ पे आएगा 3 + i, यहाँ पे जाएगा 3 + i,
ठीक है। तो अब देखो, तो अब ऊपर क्या बन जाएगा हमको 2i इंटू 3 प्लस आई, तो डायरेक्टली लिखते हैं 2 3 6i प्लस 2i का स्क्वायर अपॉन a प्लस बी माइनस जी, मतलब कि 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, ठीक है। अरे प्लस क्यों लिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया नीचे। ऊपर क्या मिलेगा, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ठीक है, तो -1 आगे जाएगा, तो मतलब कि हो गया 6i माइनस 2 अपॉन 3 स्क्वायर मतलब 9 और आई स्क्वायर मतलब -1 मतलब +1 हो जाएगा पूरा टोटल। तो ये मिल गया हमको 6i अपॉन 10 माइनस 2 अपॉन 10, ठीक है। मतलब कि इसका रियल पार्ट हो गया बेटा 1/5, सॉरी माइनस का 1/5 एंड प्लस इसका इमेजनरी पार्ट हो गया 3/5 आई। ये हो गया उसका a प्लस आई बी का फॉर्म, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन करे, आज क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करी नहीं हम लोगों ने। आज का लेक्चर पूरा आपका थ्योरेटिकल था, आपने खाली ऑपरेशंस के बारे में बात करी, अलजेब्रिक ऑपरेशन जो होते हैं। मैं कल जो आपका अगला लेक्चर आएगा उसमें आपको मैं कोशिश करूँगा कि उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊँ, ठीक है। ज़्यादा तो नहीं करा सकते क्योंकि लेक्चर फिर लंबा हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाओगे उससे। तो कुछ हो सकेगा तो मैं चुनिंदा 2-3 क्वेश्चन जिसमें कॉन्सेप्ट थोड़े से आपके बिल्डअप हो सके, मैं वाले क्वेश्चन की कल प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में।